हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है हाई कोर्ट्स, राज्यों के उच्च न्यायालय, उनका गठन कैसे होता है, उनके क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 237 तक राज्य की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 214 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा और आर्टिकल 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उसे अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति के साथ साथ अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। संविधान के आर्टिकल 216 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करता है, जिनमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। तो राज्य के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, संबंधित राज्य यानी जिस राज्य में वो कोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी उसमें शामिल करेगा, उससे भी परामर्श लेगा। आर्टिकल 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 231 में ये बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है और इसमें आर्टिकल 214 आड़े नहीं आता। 214 में हमने ये कहा था कि प्रत्येक राज्य में एक न्यायालय होगा, लेकिन आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए एक ही उच्च न्यायालय बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके न्यायाधीशों की योग्यता क्या क्या होती है। तो हमारे संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश वही व्यक्ति हो सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य के क्षेत्र में कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो या फिर किसी राज्य के या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों तक एडवोकेट रह चुका हो। वेतन भत्ते और कार्यकाल के बारे में देखते हैं तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 90,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 80,000 रुपये प्रति मास वेतन मिलता है। और वेतन और भत्ते जो हैं ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं और राज्य का विधानमंडल उनके भत्ते में कटौती नहीं कर सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा होने पर उनके वेतन कम किए जा सकते हैं। सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होने पर उन्हें पेंशन भी दिया जाता है और सेवानिवृत्त होने पर वे किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। एक बार वे रिटायर हो गए तो वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर 62 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक रहते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक रहते हैं। संविधान में ये दिया गया है कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश तब तक अपने पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदन उस पर सिद्ध कदाचार अथवा अक्षमता का आरोप लगाकर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से और समस्त जनसंख्या के बहुमत से इस हेतु उसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके राष्ट्रपति के पास न भेज देते। ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर राष्ट्रपति के आदेश से न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं। तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें संसद के दोनों सदन में जो भी उपस्थित सदस्य हैं और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए और समस्त जनसंख्या के बहुमत से ही ये प्रस्ताव पास किया जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास इसे भेजा जाता है और यदि राष्ट्रपति उसको पारित कर देता है तो उस न्यायाधीश को हटाया जाएगा। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। यदि वो अपने समय से पहले ही हटना चाहते हो तो वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अब उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों के बारे में देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय उच्च न्यायालय ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय के बाद इसी का स्थान है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को हम देखते हैं। सबसे पहले है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्राथमिक अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय को दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मामलों में विशेष रूप से अपने स्थानीय क्षेत्र के लिए
प्राथमिक अधिकार क्षेत्र मिले हैं। वे सभी दीवानी मुकदमे जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं सुन सकते उच्च न्यायालय में ही शुरू होते हैं, और उसी प्रकार से फौजदारी के भी वे सभी मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई अन्य स्थानों पर जिला कोर्ट्स में नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय द्वारा ही वे सुने जाते हैं। राजस्व और उनकी वसूली से संबंधित मुकदमे भी अब उच्च न्यायालय के प्राथमिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। सेकंड है अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों का अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों तक विस्तृत है। जिन दीवानी मुकदमों में कम से कम 5,000 रुपये की मालियत का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, 5,000 रुपये का झगड़ा मुकदमा शामिल हो, उच्च न्यायालय में उसकी अपील की जा सकती है। फौजदारी मुकदमों की अपीलें न्यायालय में की जा सकती हैं यदि उनमें कानून का कोई ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो, यदि सेशन कोर्ट्स ने किसी अभियुक्ति को मृत्युदंड दिया हो या फिर उस दंड की संपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य तो होनी चाहिए। अगर कोई सेशन कोर्ट्स है वो किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे देता है तो उस दंड की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा अवश्य से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है अधीक्षण की शक्ति। यद्यपि भारत एक संघ है, लेकिन अन्य संघों के विपरीत भारत में संविधान द्वारा एकतापूर्ण न्यायपालिका यानी एकल न्यायपालिका और एक ही मौलिक विषयों के समूह की व्यवस्था की गई है। भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पर है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, आज्ञाओं, निर्णयों द्वारा नियंत्रित होते हैं और निर्णयों का पालन करते हैं। आर्टिकल 227 के अनुसार उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार है। उदाहरण के लिए उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से हिसाब का लेखा मांगता है, उनकी प्रक्रिया के सामान्य नियम निर्धारित करता है और प्रक्रिया और व्यवहार के रूपों को भी नियंत्रित करता है। उच्च न्यायालय यदि अनुभव करे कि उसने अधीनस्थ किसी न्यायालय में ऐसा कोई मामला विचाराधीन है जिसमें कोई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न निहित है, तो उस मामले को अपने पास मंगवाकर उसका फैसला खुद कर सकता है या फिर उस अंतर्गत संवैधानिक प्रश्न का निर्णय करके उसे फिर से अधीनस्थ न्यायालय के पास भेज सकता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारियों, लिपिकों, वकीलों इत्यादि के लिए भी नियम बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अन्य अधिकार क्षेत्र क्या क्या है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में 2 दिशाओं में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले राजस्व या उसके संग्रह संबंधी मामले भी उच्च न्यायालयों में जा सकते हैं। सेकंड है, पहले उच्च न्यायालयों को केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण के लेख जारी करने का अधिकार था, लेकिन अब उच्च न्यायालयों को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण इत्यादि लेख जारी करने का अधिकार दे दिया गया है। जितनी भी रिटें हैं सभी प्रकार की रिटें उच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। इन अधिकारों का प्रयोग केवल मूल अधिकारों के रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इन अधिकारों का महत्व यह है कि नागरिकों को शासन के अन्यायपूर्ण और अवैध कार्यों के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अवसर प्राप्त होता है। हमारे संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के अधिकारों में भी परिवर्तन किए गए हैं और ये परिवर्तित अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालयों को अपना फैसला देने के साथ साथ उस मुकदमे की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होने के लिए प्रमाण पत्र भी जारी कर देना होगा। उच्च न्यायालय यह प्रमाण पत्र किसी पक्ष की प्रार्थना पर या फिर स्वयं उचित समझने पर जारी करेगा। सेकंड है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की पुनः स्थापना कर दी गई है, यानी उच्च न्यायालय सभी प्रकार के रिट जारी कर सकता है। किसी के आवेदन पर यदि उच्च न्यायालय 2 महीने तक कोई निर्णय नहीं लेता है तो उस पर जो भी आंतरिक निर्णय लिया जाएगा वह 2 महीने के बाद रद्द माना जाएगा। तो ये थी हाई कोर्ट्स की क्षेत्राधिकार, उसकी शक्तियाँ। आज की क्लास में हमने हाई कोर्ट्स के बारे में जाना, उसका गठन कैसे होता है, न्यायाधीशों का वेतन कार्यकाल कितना होता है और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, और लास्ट में हमने हाई कोर्ट्स की शक्तियों के बारे में भी जाना। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।